दिव्या देसाई। वेलकम बैक टू द वोकल वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? हम लोगों ने 1971 वॉर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर करे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने वहाँ पे बात करी थी कैसे ऑपरेशन सर्चलाइट एग्जीक्यूट मतलब कैसे प्लान करा जाता है, क्यों प्लान करा जाता है, और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के जंगल से क्यों बाहर आना चाहता है। और हमने सेकेंड पार्ट में हमने ये देखा कि ऑपरेशन सर्चलाइट एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट होता है एंड उसके तहत पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कैसे लड़ाई शुरू हो जाती है, इंडिया कैसे उसमें इन्वॉल्व होता है। और लोंगेवाला की लड़ाई हमने देख ली, हमारी नेवी की वहाँ पे लड़ाई देख ली, और यस बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशन त्रिदेंत हमने कवर किया था। सो अगर आपको वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके आप पीछे वाली वीडियोस देख सकते हो। सो आज हम लोग कवर करेंगे थर्ड एंड द लास्ट पार्ट, द मेकिंग ऑफ बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश कैसे बना और इंडिया ने इतने सारे लोगों को कैसे, मतलब इतने बड़ी तादाद में लोगों के पतलों ने कैसे उतारी, हम लोग आज वो कवर करेंगे। पाकिस्तान को हमारी इंडियन आर्मी ने धोया, इंडियन एयरफोर्स ने धोया, इंडियन नेवी ने धोया। मतलब उनको हवा, पानी, ज़मीन तीनों जगह से मार पड़ती है। उनको समझ में नहीं आता है, वो थोड़े से ऐसे पगलेट हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है अब क्या करें। उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? यूएस के गोद में जाके बैठने का। वो जाते हैं अपने अब्बू यूएन के पास ये बोलने के लिए कि इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान से अपना जो भी बोरिया बिस्तरा है वहाँ से निकले। और यूएन के डिस्कशन में यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जी हाँ, यूएस पहले से ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। यूएस के अलावा यूके भी पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाता है कि सीज फायर होना चाहिए और इंडियन आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान से बाहर निकल जाना चाहिए, और ये जो भी लड़ाई चल रही है इसे इंडिया वहीं पे रोक देना चाहिए। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट मतलब एक कह लीजिए कि एक दोस्ती, एक फ्रेंडशिप दिखाई देती है। वो है यूएसएसआर, सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन और इंडिया के बीच में एक पीस फ्रेंडशिप की एक ट्रीटी साइन हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी देश इंडिया पे अटैक करेगा, सोवियत यूनियन ये मानेगा कि वो देश उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो वो रेस्क्यू के लिए आएगा। अगर कोई भी देश सोवियत यूनियन पे अटैक करेगा तो इंडिया वहाँ पे रेस्क्यू के लिए जाएगा। सो इस ट्रीटी के तहत यूएसएसआर इंडिया के सपोर्ट में आके यूएन में वीटो कर देता है। सो जैसे ही यूएन में यहाँ पे वीटो हो जाता है, ये जो सीज फायर का जो भी टंटा होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जैसे ही यूएस का ख़त्म हो जाता है, इंडिया ने ऑफिशियली बांग्लादेश को एक नया देश मान लेता है, नया देश की तरह आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है। और इसके साथ इंडिया के साथ भूटान ने भी बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट अलग देश मान लेता है। उस 8 दिसंबर को यूएस को एक इंटेल मिलती है, उनको एक खबर मिलती है कि इंडियन नेवी पाकिस्तान के ऊपर ऑफेंसिव अटैक करने वाला है। सो जैसे ही उनको वो खबर मिलती है, यूएस के नेवी जो होती है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आती है, और पाकिस्तान के सपोर्ट में अपना 7th फ्लीट टास्क फोर्स, अपनी नेवी का बेस्ट जहाज़ 7th फ्लीट टास्क फोर्स को बे ऑफ बंगाल में भेज देती है। ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर इंक्लूडेड और हमारे एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। मतलब हमारे मुकाबले शायद 10 से 10 गुना ताकतवर होती है। यूके भी अपना ट्रूप भेज देता है, अपना एयरक्राफ्ट भेज देता है। उस टाइम पे ये एक्चुअली कहा जाता है कि चीना इनडायरेक्टली इसमें अपना योगदान देता है इंडिया के अगेंस्ट प्लान करने के लिए। मतलब डायरेक्टली वो उतरता नहीं है पर इनडायरेक्टली वो उतरता है, ऐसी चीज़ें बोली गई है। हाँ, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी झूठ है, पर एक्सपर्ट्स की मानो तो उन्होंने ऐसी चीज़ें उठाई है
उसके लिए कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, पर यस ये बोली जाती है। सो मैं बस आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे बातें हुई है, मैंने सुनी है, बिकॉज नेवी ऑफिसर से ही सुनी है ऑब्वियसली, और कुछ इंडियन जो चीफ होते हैं आर्मी स्टाफ उनसे भी सुनी है। सो बस मैं आपको मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। सो ऐसे ऐसी बातें सुनी। जब यूएस और यूके पाकिस्तान के सपोर्ट में अपने जो नेवल के जो शिप्स होते हैं वो भेज देते एयरक्राफ्ट इंडिया के अगेंस्ट पे, तब इंडिया यूएसएसआर की मदद लेता है, सोवियत यूनियन की मदद लेता है। तब सोवियत यूनियन अपना 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को बे ऑफ बंगाल में उतार देता है यूके यूएस के सामने। जब यूएसएसआर अपनी बैटल ग्रुप को बे ऑफ बंगाल में उतारता है, तब जाके यूएस और यूके पीछे हट जाते हैं। जो आज कल मुझे इसके बीच में ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए पता नहीं, बस जस्ट पॉइंट रख रही हूँ। जो आजकल बोलते हैं ना कि इंडिया और रशिया की दोस्ती, ये आज से नहीं है, तब से है। 12 दिसंबर आते ही भारत ने पाकिस्तान को धूल भी चटाई। जैसे मैंने लोंगेवाले में बोला था, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो जगह होती है वो भी ले लिया। ये सब देख के वहाँ के जो तब के महान व्यक्ति जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो होते हैं वो यूएस जाते हैं। वहाँ पे जाके वहाँ पे यूएन के पैरों में कदमों में पड़ के ये रिक्वेस्ट करनी, ये अपील करनी कि इंडिया सीज फायर करे और पीछे हट जाए और जो भी हो रहा है इसको ख़त्म करे। वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए हुए हैं सीज फायर की अपील करने के लिए। तब तक यहाँ पे साइन हो चुका है कि पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने सरेंडर करने वाली है। मतलब वो वहाँ पे यूएन में बैठ के अपना राग अलाप रहे थे, तब तक इन्होंने अपनी पत्नियों ने उतार दी थी। उसी टाइम पे एक वीडियो है, मैं वो वीडियो चला दूंगी। अब जैसे उनको पता चला कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि वहाँ पे सरेंडर होने के लिए रेडी हो गए, वो यूएन में अपना पेपर वगैरह फेंक के गुस्से में उठ के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे मेजर जनरल JFR जैकब ने पाकिस्तान आर्मी के जनरल नियाजी को उनको बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का साइन करने के लिए, पर नियाजी मना कर देते हैं। उनको एक प्रपोजल दिया जाता है कि सरेंडर करो, पर वो मना कर देते हैं। तब जाके जैकब सर ने उनको बोल दिया कि देखो, अगर आप लोगों ने सरेंडर नहीं किया, 1 लाख लोग हैं, पाकिस्तानी जो आर्मी होती है उनकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते, बिकॉज मुक्ति वाहिनी को हम नहीं रोकेंगे अगर वो उनके ऊपर हमला करेंगे तो। ये बोलते ही 16 दिसंबर 1971, आज का दिन 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करती है, विच इज़ वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया का ये सबसे बड़ा सरेंडर होता है। 93,000, जस्ट क्लोज योर आइज एंड बस इमेजिन करो 93,000 सरेंडर करते हैं। भारत की एक जीत पाकिस्तान के इतिहास के नाम पे ना एक धब्बा बन जाती है आज भी, चाहे वो एक्सेप्ट करे ना करे। अब तो लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं, पर उनके मुतालिया पाकिस्तान में ये सब लिखा नहीं गया है, सो उनको पता नहीं है। पर अब जाके वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 1971 की वार हमने शुरू की थी, हम हार भी गए और हम लोगों ने सरेंडर भी किया है। इस तरह बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क भी बन जाता है और बहुत कुछ पीछे चला जाता है। कितने ना उस ऑपरेशन सर्चलाइट में कितने नाजायज बच्चे पैदा हो जाते हैं, कितने लोगों के साथ गलत हुआ है, कितने लोग मरे हुए हैं। शेख मुजीबुर रहमान इसी के साथ उनको वहाँ के आज़ाद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बनाते, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जाता है। पर इसी के वही हमारे सोल्जर्स, वहाँ के लोग
बांग्लादेश के मासूम जो लोग होते हैं वो अपनी जान दे देते हैं। में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला अग्रीमेंट साइन होता है। उसके मुताबिक जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो जगह होती है जो लोंगेवाला में लिया होता है इंडिया ने, वो पाकिस्तान को वापस कर देती है। और साथ में 1 साल के बाद 93,000 सोल्जर्स की जो पतलून सेरेमनी हुई थी, उन लोगों को वॉर ऑफ प्रिजनर्स उनको वापस करा जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसी अग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान बांग्लादेश को फाइनली इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, मन से, ना मन से, बेमन से, पर इंडिपेंडेंट कंट्री भी मानता है, उसको एक्सेप्ट भी करता है। और 1974 में यूएन ने भी फाइनली बांग्लादेश को एक रिकग्नाइजेशन दे देता है कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, मैंने इसके पहले मेरे 2-3 वीडियोस में मेंशन करा है। अगर लोगों को बोर हो रहा है तो आई एम सो सॉरी, पर कुछ नहीं कर सकते यार। इट जस्ट वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दिस, सो मेंशन करना ऐसा लगता है कि दिस इज़ द ओनली अचीवमेंट वी हैव। यही एक अचीवमेंट है हमारे पास, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर इस वॉर में थे। सपूते ढाका बोला जाता है इस लड़ाई को। तो उस वॉर में मेरे ग्रैंडफादर एज अ सूबेदार, तब वो सूबेदार पोस्ट पे थे। सो उन्होंने ना मुझे जब मैं 2008, 2007 में शायद 5-6-7 साल की होगी। एज मैंने मेरे पुरानी वीडियो में बोला था, हमें परी राजा रानियों की कहानी हमने कभी सुनी नहीं थी। हमें बस यही बोला था कि 1909 कैसे हुआ, 1947 कैसे हुआ, कबाली कैसे आए, यही चीज़ें हम लोगों ने सुनी थी। जब इस लड़ाई के बारे में मेरे ग्रैंडफादर मुझे बता रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने लोंगेवाला पोस्ट के बारे में भी एक्सप्लेन करा था। उस टाइम पे उन्होंने जब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के बारे में बता रहे थे, उन्होंने तब एक चीज़ बोली थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस एंड आई रिमेंबर दिस फॉर एवर। उन्होंने बोला था कि 6 आर लिविंग चाइना वॉल ऑफ इंडिया, एंड उनकी एक चीज़ कभी गलत नहीं हुई। तो मतलब जब देखिए, मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ, किसी कम्युनिटी, रिलीजन, इसके ऊपर बोल नहीं रही हूँ, पर शायद ये चीज़ है कहीं ना कहीं। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इसे रिलेट करते हैं नहीं पता, पर एज अ फौजी उन्होंने मुझे बोला था, एंड आई हैव समवेयर विटनेस्ड। सो यस, वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे एक मौका मिला कि मैं चांदपुरी सर, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तब मुझे पता भी नहीं था कि वो कितने बड़े आदमी हैं। हम बिकॉज हाँ, मुझे बोला गया था वो किया क्या था, उन्होंने क्या नहीं किया, ये सब बोला गया था। इवन मानिक शॉ, मैं उनको भी मिली हूँ। मैं बहुत छोटी थी, शायद मैं 4 साल की होंगी, 4-5 साल की होंगी। अगर मुझे कहीं पे पिक्चर मिल जाता है तो मैं लगा दूंगी। मैं उन दोनों को मिली थी, बेलगम में मिली थी, मुझे अभी भी याद है। बेलगम इज़ आवर डिस्ट्रिक्ट, तो मैं उनको वहाँ पे मिली थी बिकॉज वहाँ पे आर्मी कैंटीन होता है, वहाँ पे एक आर्मी कैंप है और मिलिट्री का कैंटीन भी है। सो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेक मी एवरी मंथ। हम लोग फौजी ब्राड जो भी है उनको पता होगा कि एवरी मंथ आर्मी कैंटीन जाना एक एक्साइटमेंट होती है। मैं इतनी सी थी तब से उनके साथ आर्मी कैंटीन जाती थी। तो उसी टाइम पे बेलगम में एक फंक्शन हुआ था आर्मी जनरल्स, आर्मी चीफ्स के। उस टाइम पे आई गेस 2007 की बात है ये, आई गेस, बिकॉज 2008 या 9 में मानिक शॉ जी की डेथ हो गई थी। 2008-9 की दरमियानी हुई थी या 2009। सो मैं उनको मिली थी, मैं शायद 4-5 साल के होंगे। आई एम सो ग्रेटफुल यार, आई एम सीरियसली ग्रेटफुल। आज भी मैं इतना खुद को, मैंने जो भी किया है, शायद मैंने अपने बिजनेस किया है, मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ या फिर अपना ऑफिस जाती हूँ, मैं इतना सब करने के बाद भी
वो एक अचीवमेंट है, वो सिर्फ इतना ही है कि मैं जब भी मुझे लगे कि मैं हाँ इस आर्मी के सोल्जर से मैं जाके मिल सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंडियन फोर्स से चाहे वो बीएसएफ के एक जवान से मिलना हो या फिर किसी आर्मी चीफ से मिलना हो, किसी ब्रिगेडियर तो हमारे घर पे ही है, उनसे मिलना हो, किसी से भी मिलना हो, या एक मेजर से मिल, किसी से भी, नेवी, एयरफोर्स, किसी से भी मिलना हो ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर वो मुझे मिले, उन्होंने बोल दिया ना, मैं जाके उनको जय हिंद बोलो और उन्होंने जय हिंद बोल दिया ना, शायद दैट वुड बी द बिगेस्ट अचीवमेंट एवर। मुझे याद है कि आई नो कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे अभी भी याद है कि मैं उत्तराखंड के वो मिलिट्री बेस है, जितने लोगों को पता है उत्तराखंड के अगर कोई भी है तो वहाँ पे गई हुई थी। और वहाँ पे मेजर उनका नाम भूल गई, समेन करके कुछ तो था। एंड उन्होंने बोला कि आई नेवर एक्सपेक्टेड यू हियर। तो उनको लगा कि मैं उत्तराखंड घूमूंगी और नाम, बस मैंने उनको ऐसे ही फ़ोन उठा के फ़ोन किया था और पूछा था कि अगर आप हो तो मिल सकते हैं क्या। उनको लगा कि मैं नहीं जाके मिलूंगी। जब जैसे ही मैं गई उनको मिलने, ही गिफ्टेड मी समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लाइक मुझे अगर कुछ भी मिल जाए ना गिफ्ट के तौर पे, अगर वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी वैल्यूएबल हो, उस एक गिफ्ट है, मैं अगर लगा दूंगी फोटो, अगर आप देख सकते हो तो उस एक चीज़ के आगे ना शायद कुछ भी नहीं है। बिकॉज मैं खुद चाहती थी एयरफोर्स ज्वाइन करना, मैं खुद चाहती थी सुकोई पे बैठना, पर बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, बिकॉज ऑफ वॉट एवर आई हैव फिजिकल इश्यूज, सो उसके इश्यूज की वजह से मैं नहीं कर पाई। पर आई एम सो प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी सोल्जर। यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। या यही था, अगर आपको बोर हो रहा है तो आप स्किप कर दीजिए प्लीज़। पर यस, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता दीजिए। इसका जय हिंद, वंदे मातरम।